स्टडी पे। और आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं एक भारत के इतिहास का एक अत्यधिक विवादास्पद लेकिन जीवंत विषय पे, जिसका सरोकार आए दिन के घटना चक्र के अलावा विभिन्न परीक्षाओं साक्षात्कारों में पूछे जाते हैं। और हमारा आज का शीर्षक है भारत के संविधान का अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष मान्यता देता है। साथ साथ हम जिक्र करेंगे संविधान के अनुच्छेद 35A, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। यह भी चर्चा करेंगे कि जब 370 संविधान लागू होने के साथ ही संविधान का हिस्सा बन गया, तो ऐसे में 35A को किन परिस्थितियों में लाया गया, आज उसका क्या औचित्य है, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मामला किस प्रकार ज्यूरिडिक्शन है। बहरहाल, भारत के संविधान के भाग 21, जिसका शीर्षक है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, मतलब टेम्पररी, ट्रांजिशनल एवं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का भाग 21, इसके अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 369 से लेकर 392 अनुच्छेद समाहित किए गए हैं। और इसका शीर्षक है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एवं स्पेशल प्रोविजन, अर्थात भारत के संविधान से जुड़े हुए वैसे सरोकार जो अस्थायी प्रकृति के हैं, जो संक्रमणशील हैं, समय के साथ उन्हें बदलाव आता जा रहा था, एवं विशेष उपबंध है। विदित हो कि भारत की आज़ादी के घोषणा होने के बाद लगभग यह तय हो गया था कि देश के 565 तत्कालीन रियासतों के पास 3 ऑप्शन था। तमाम रियासतों के पास 3 विकल्प थे। पहला था कि वे भारत में शामिल हो जाए, दूसरा था कि वे पाकिस्तान का हिस्सा बने, और तीसरा था कि न भारत का हिस्सा बने न पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसी के मद्देनजर 565 में से 562 रियासतों ने भारत के तत्कालीन आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अलग अलग IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट काफी महत्वपूर्ण शब्दावली है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया। और विलय पत्र का सरोकार सीधा इस बात से था कि भारत सरकार उनके हितों का ध्यान रखेगी। 3 राज्य, 3 रियासतें, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने स्वयं को इससे अलग रखा था। भारत पाकिस्तान संबंध के दौरान हमने जूनागढ़ और हैदराबाद की स्थितियों और उनके विलय पे एक गंभीर चर्चा किया था। बहरहाल, जम्मू कश्मीर के राजा ने तय किया कि वे भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही पाकिस्तान में जाएंगे। ऐसे में उनका यह निर्णय उस दिन भारी पड़ा जब 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कबायली और सेना के लोग, जो सादे कपड़े में, उन्होंने जम्मू कश्मीर पे एक अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। हमला से घबराते हुए और परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल जाते हुए जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है भारत के इतिहास में, 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया। और इसके कल होके, मतलब 27 अक्टूबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय संधि को अनुमोदन प्रदान कर दिया। ऐसे में जैसा कि मैंने पहले कहा, डिफेंस, रक्षा
कम्युनिकेशन संचार एवं विदेश मंत्रालय को, फॉरेन डिवीजन को जम्मू कश्मीर के राजा ने संधि के तहत तय कर दिया कि उस पे नियम कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को होगा, भारत संघ को होगा। लेकिन बाकी विषयों के लिए उन्होंने अपनी संलयन पत्र में, अपनी विलयन पत्र में कुछ शर्तें रखी थी और उन शर्तों में से एक था कि जम्मू कश्मीर की विरासत को संरक्षित किया जाएगा। इसी आलोक में संविधान निर्माण के दौरान 14 संविधान निर्माण के दौरान 27 मई 1949 ज्ञात हो कि 27 मई को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का देहावसान भी हुआ है। 27 मई 1949 को भारत के संविधान सभा, वही संविधान सभा जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो 27 मई 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा आर्टिकल 370 को पारित किया गया और 370 का सरोकार जम्मू कश्मीर के विशेष हितों से जुड़ा हुआ था। जबकि 17 अक्टूबर 1949 को लगभग 5 महीनों के बाद आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। यह ज्ञात तथ्य है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसे में जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान पे चर्चा चल रही थी, ऐसे में जब जम्मू कश्मीर के साथ 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर हुआ, तब हुआ कि जम्मू कश्मीर के हितों की संरक्षण के लिए एक जम्मू कश्मीर राज्य का विधान बनाया जाएगा, राज्य का संविधान सभा बनाया जाएगा। 1947 में उन संविधान का सभा का गठन हुआ, जो कि 26 जनवरी 1956 को अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद विलोपित हो गया। मतलब अपने लगभग 9-10 वर्षों के काल में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण ड्राफ्ट किए और आज भी जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 भाग हैं, 12 पार्ट हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल हितों की बात करते हैं। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि संविधान सभा का जो 370 अनुच्छेद है, वह मूल रूप से जम्मू कश्मीर के संविधान सभा द्वारा ही भारत के संविधान को सुपुर्द किया गया था, जिसे संविधान सभा के तत्कालीन सदस्य एवं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के सदस्य रहे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, उन्होंने प्रस्तुत किया था। जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत सरकार का जो संविधान है, उसका सिर्फ 2 अनुच्छेद वहाँ लागू होगा। अर्थात जम्मू कश्मीर पे भारत के संविधान का सिर्फ 2 अनुच्छेद लागू होगा। पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत जो कि राज्यों का संघ है। और दूसरा आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर पे लागू होगा वह होगा आर्टिकल 370। लेकिन एक और प्रोविज़न उसमें जोड़ा गया था और वह प्रोविज़न है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जरूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर के संविधान में, जम्मू कश्मीर के राज्य में विशेष प्रावधान के तहत अन्य प्रसंगों को भी लागू किया जा सकता है। यही कारण है
कि वर्तमान में अनुच्छेद 370 के अलावा संविधान के कुल 395 अनुच्छेद में से लगभग 260 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पे लागू किए जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं। अब तक 45 बार से अधिक, मोर देन 45 टाइम्स भारत सरकार ने 370 को लागू, 370 के अन्य पहलुओं को लागू किया है। इसके अलावा संविधान के कुल 7 अनुसूचियों को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। कुल 12 अनुसूचियों में से 7 जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब एक सीधा सा प्रश्न उठता है कि जब जम्मू कश्मीर में पहले से ही विशेष उपबंध देने के लिए 370 का प्रावधान किया गया था, तो फिर आर्टिकल 35A की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो विदित हो, थोड़ा हमें पूर्वार्ध में चलना पड़ेगा। वर्ष 1952 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू एवं जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को वर्ष 1956 तक, अर्थात संविधान के 7वें संशोधन लागू होने तक प्रधानमंत्री के नाम से ही पुकारा जाता था। तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एग्रीमेंट, दिल्ली समझौता। इस समझौता में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अलावा देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों को भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदकर घर बनाकर रहने का अधिकार है। इस बात की जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई और इसके फलस्वरूप वर्ष 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के में जो लोग 14 मई 1954 से पहले से रहते आ रहे हैं, महत्वपूर्ण है, एक माइलस्टोन तिथि है, जो लोग भी 14 मई 1954 से जम्मू कश्मीर में रहते आ रहे हैं, वे जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट माने जाएंगे। स्थायी, ध्यान देंगे, काफ़ी तकनीकी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट माने जाएंगे वे लोग जो 14 मई 1954 से पहले जम्मू कश्मीर के अधिवासी हैं। पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी सिटीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतवर्ष के लोगों के लिए संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को परमानेंट रेजिडेंट के नाम से जाना जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत ही वहाँ यह अधिकार सुनिश्चित किया गया कि कौन लोग जम्मू कश्मीर के स्थायी अधिवासी हैं उनका चयन करें, जबकि उन्हें विशेष सुविधाएं क्या दी जानी चाहिए उसके बारे में लोगों को अवगत कराए। इसीलिए प्रायः कहा जाता है, जनसंघ के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी अक्सर कहा करते थे कि 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेगा। इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान, 2 विधान से उनका अभिप्राय था कि एक देश में 2 प्रकार की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है, एक देश का 2 संविधान नहीं हो सकता है और एक देश का 2 झंडा नहीं हो सकता है। विदित हो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक झंडा है। इस प्रकार 35A के माध्यम से
जम्मू कश्मीर शासन को यह अधिकार दिया गया है कि वे वहाँ की स्थायी निवासियों की पहचान करें और उनके लिए विशेष प्रावधान करें, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। यही नहीं, जहां एक तरफ 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार की बात करता है, वहीं देश के दूसरे हिस्सों के लोगों के लिए वो निषेध की भी बात करता है। इसके तहत जो पहला निषेध किया गया है वह किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के लोग वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, और स्वाभाविक रूप से जब ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं तो वहां अपना निवास नहीं कर सकते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों को, बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में मत करने का, मतदान डालने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर देश के किसी अन्य राज्य के लड़का से शादी कर लेती है तो उस लड़की के सारे विशेष अधिकार खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि उसके जो बच्चे होंगे, उस महिला के जो बच्चे होंगे, उन्हें भी जम्मू कश्मीर राज्य के तहत 370 और 35A का संरक्षण नहीं मिलेगा। अक्सर कहा जाता है कि इस कानून को लाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी थी कि इसका गलत उपयोग हो रहा था और पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे उन्हें वहाँ की नागरिकता प्रदान की जा रही थी। वर्ष 2000 में 26 जून 2000 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा ने अपने द्वारा गठित एक राज्य स्वायत्त समिति के प्रतिवेदन को लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि उस समिति, राज्य स्वायत्त समिति ने भारत सरकार से यह मांग की कि उससे कुछ अधिकार और उपलब्ध कराए जाए, और वे जो मांग थी वह थी ताकि उनके राज्य की स्वायत्तता बनी रहे। और पहला डिमांड उनका था कि यह जो अस्थायी प्रावधान है 370 को जो अस्थायी कहा जाता है, उसे समाप्त करके उसकी जगह पे अस्थायी रूप से बहाली की जाए ताकि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता रहे। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर राज्य तो अनुच्छेद 370 के आलोक में विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनको अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371I तक विशेष अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह आरक्षण के संदर्भ में हो, आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, नागालैंड, मणिपुर, असम, इन राज्यों को जम्मू कश्मीर की तरह ही 371 से 371I तक कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। लेकिन इन राज्यों को ये विशेषाधिकार कुछ सीमित शब्दों में है, सीमित क्षेत्रों में प्रदान किए गए हैं। कभी कभी चर्चा में आता है विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा भारत में उन राज्यों को प्रदान किया गया है जो 7 सिस्टर्स हैं, अर्थात उत्तर पूर्व के 7 राज्य प्लस सिक्किम 8 प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अर्थात देश के कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन वे सभी विशेष राज्य जम्मू कश्मीर को प्रदत्त 370 और 35A की श्रेणी से उनका कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ साथ राज्य स्वायत्तता आयोग का कहना था कि स्थायी शब्द को शामिल किया जाए। जम्मू कश्मीर राज्य में इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग को लागू न किया जाए, उसके मार्फत चुनाव संपन्न न करवाया जाए। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में नियुक्ति प्रतिनियुक्ति न की जाए, और जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपात उपबंध अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधान को खत्म किया जाए। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 392 में 92 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री पद के खाली रहने पर वहाँ अगले 6 महीने तक गवर्नर रूल, राज्यपाल शासन लागू किया जाएगा, और राज्यपाल शासन के 6 माह की अवधि के समाप्ति के बाद वहाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। जैसा कि मौजूदा दौर में देखा जा सकता है, जब पीडीपी बीजेपी की सरकार के तहत महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री की सरकार के विघटन के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक
प्रारंभिक 6 महीने के लिए गवर्नर रूल के तहत वहाँ के शासन व्यवस्था को देख रहे थे, जबकि उस अवधि के समाप्ति के बाद अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न है कि कभी कभी अक्सर सुनने को आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि क्या 370 हमेशा रहेगा, 370 को हटाया नहीं जा सकता है? तो इसके संबंध में तरह तरह की व्याख्या है और इसका उत्तर भी 370 को हटाने का प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 370(3) में दिया गया है। और यह आर्टिकल कहता है कि इसके लिए अर्थात भारत के संविधान से 370 को विलोपित करने के लिए 2 मानदंड चाहिए, 2 मानक की आवश्यकता है। पहला कि जम्मू कश्मीर के जो सरकार है, जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति चाहिए तथा जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की अनुमति चाहिए। अब प्रश्न है कि 26 जनवरी 1957 को जिस संविधान सभा का निर्वसन हो गया है, का विलोपन हो गया है, वह संविधान सभा फिर से कैसे स्थापित की जा सकती है? ऐसे में 2 तर्क दिया जाता है कि उस संविधान सभा के सारे अधिकार मौजूदा जम्मू कश्मीर विधानसभा को प्रदत्त हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को प्रदत्त हो चुके हैं और विधानमंडल अपने प्रयासों के जरिए ऐसा कर सकती है। मुख्यमंत्री, राज्य कार्यपालिका की सहमति, विधानसभा की अनुमति के बाद संसद नियम बनाकर ऐसा कर सकती है जिसके तहत भारत के संविधान से 370 विलोपित किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि 370 कितना सफल रहा है? भारत का जो यूनियन व्यवस्था है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य में 370 को लागू किया जाना कितना सफल रहा है? ऐसे में देखा गया है कि 1954 में लाए गए 35A के मार्फत से राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से लगभग संविधान के प्रायः अधिकांश पहलुओं को, भारत के संविधान के अधिकांश पहलुओं को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सका है। भारत सरकार 35A के माध्यम से जम्मू कश्मीर को राज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 की भावना को चरितार्थ करने में पूरी तरह से सफल रही है। उसकी एक वानगी देखिए। ज्ञात हो कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट 3 प्रकार की सूची दी गई है। 97 विषय, 66 विषय और 47 विषय क्रमशः केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। 35A के लागू होने से 97 में से, केंद्रीय सूची के 97 में से 94 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर में भारत सरकार प्राप्त कर चुकी है, जबकि समवर्ती सूची के 47 विषयों में से 26 विषयों पर भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कानून बना सकती है। जैसा कि हमने पहले कहा, 395 अनुच्छेद में से 260 अनुच्छेदों पे भारत सरकार कानून बना सकती है, जबकि 12 में से 7 अनुसूचियों पे भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कानून बना सकती है। इस प्रकार 370 की जो प्रासंगिकता होती है उसके बारे में समय समय पे मामला न्यायालय में पहुंचता है। वर्ष 2018 में अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही संविधान के भाग 21 का शीर्षक अस्थायी, संक्रमणशील हो, विशेष उपबंध हो, लेकिन अनुच्छेद 370 किसी मायने में अस्थायी नहीं है। वह भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है, मेन स्ट्रीम है। अब प्रश्न है कि ऐसा किया जाना था तो उसे अस्थायी नाम क्यों दिया गया? तो इसके पीछे दर्शन यह है, चूंकि
370 का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वह जम्मू कश्मीर की तत्कालीन संविधान सभा ने की थी। इसीलिए ये संभावना थी, इस बात की संभावना थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा कभी जम्मू कश्मीर की तत्कालीन संविधान सभा इसमें कभी परिवर्तन कर सकती है, इसको डिटर कर सकती है। लेकिन क्योंकि संविधान सभा का ही विलोप हो गया 56 में, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 370 आर्टिकल भारतीय संविधान में स्थायी है। यही नहीं, इसी प्रकार का मसला वर्ष 1969 में भी आया था। उस समय 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने संपत प्रकाश केस में कहा था कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 का जो दृष्टांत है वो स्थायी प्रकृति का है, उसे जैसे तैसे इच्छानुसार कम और अधिक नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक समझौता, प्रत्येक संधि, प्रत्येक विलयन जो होता है वह तत्कालीन समय, देश काल, परिस्थितियों के मद्देनज़र स्थापित किया जाता है। उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ। उनकी विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उनकी अलग संस्कृति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में 370 का प्रावधान किया गया। समय आने पर दिल्ली एग्रीमेंट के बाद अनुच्छेद 35A समाहित किया गया, जिसके तहत कुछ बाहर के लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के माध्यम से भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि समय, देश काल, समय के साथ साथ भारत के संविधान के अधिकांश हिस्सों को जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू किया जा सके। कुछ ऐसे उपबंध हैं जो आज भी भारत के अन्य हिस्सों, जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा के जो अन्य लोग हैं उनका मानना है कि एक राज्य में एक विधान, एक निशान और एक संविधान की ही भावना चरितार्थ होनी चाहिए। ऐसे में आगामी दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 35A की प्रासंगिकता को लेकर सुनवाई होने जा रही है। और यह सुनवाई इसलिए नहीं है कि 35A और 370 संविधान का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रश्न यह है, पिटिशनर्स का कहना है कि 35A को संविधान में शामिल जो किया गया था उसके लिए संविधान संशोधन का जो मानदंड है भाग 20 के तहत आर्टिकल 368 द्वारा प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था। अर्थात भारत का संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन का जिक्र करता है और कहता है कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि 370A तो संविधान का मूल हिस्सा था, लेकिन 35A राष्ट्रपति के आदेश से लाया गया, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। विदित हो कि संविधान में 35 के बाद जिस आर्टिकल का जिक्र है, दरअसल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, जबकि 36 से लेकर 51 तक DPSP की चर्चा होती है। इस बीच में 335 एक का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यह भारत के संविधान का जो मूल संविधान है उसका हिस्सा नहीं है। 35A को अपेंडिक्स 1, भारत के संविधान में 2 अपेंडिक्स हैं, तो अपेंडिक्स 1 के तहत 35 आर्टिकल 35A को समायोजित किया गया है। अब प्रश्न जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है वह है कि क्या ऐसा होना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? मतलब संविधान में आर्टिकल 35A का शामिल करना बिना संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाए हुए क्या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है? ज्ञात हो कि 24 अप्रैल 1973 के अपने कालजयी फैसले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने
मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दिया था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट करना है कि 35A का शामिल होना क्या बेसिक स्ट्रक्चर के साथ चुनौती तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 35A की प्रासंगिकता पे फिर से एक नई बहस होगी, और अगर सर्वोच्च न्यायालय यह मांग के चलता है कि नहीं 370 की तरह ही जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 35A जरूरत है, तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। ऐसे में किसी भी प्रकार के प्रश्न अनुच्छेद 370 और 35A से जुड़े हुए आने की स्थिति में हमें एक संतुलित समयक जवाब देने की अपेक्षा रखना है। अतिवादी नज़रिया नहीं अपनाना है। उत्तर रखने के समय भावना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन भावुक होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे में हम अगले दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।